चले भाई आ जाए। ये हम लोग पेपर कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 21 वाला, हमारा वाला वेरिएंट है, इसको जरा देखो। SWB is in the secondary sector. It produces 150,000. It produces 150,000 wooden bookcases each week using batch production. SWB sells all its output to one consumer. बोलता है कि अपना सारा आउटपुट हम लोग एक ही कस्टमर को बेचते हैं भाई। Quality control is important. SWP has over 240 employees, of which 100 are part-time workers. SWP's manager use notice boards around the around the factory and meetings with employees every month to help reduce communication barriers. The operations manager is considering introducing just-in-time inventory control to reduce the amount of waste. Define secondary sector. एक second. अच्छा भाई, बोलता है डिफाइन सेकेंडरी सेक्टर। क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा आपका वो होता है, प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप फिनिश गुड को रॉ मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो आपको प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिलता है उसको आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, फॉर एग्जांपल मशीन वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह, ठीक है, कार्स हो गई। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आपके पास, आइडेंटिफाई टू फैक्टर्स अ बिजनेस शुड कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू इंट्रोड्यूस जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी कंट्रोल। तो बेटा आपको दो फैक्टर ऐसे कौन से कंसिडर करने चाहिए जब आप JIT को लेके आते हो? सबसे पहले आप लिख सकते हो कॉस्ट, कि हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी, ठीक है। आप फिर लिख सकते हैं रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर, कि आपका सप्लायर कितना रिलायबल है, आपको फौरन से सामान ला के दे देगा कि नहीं ला के देगा, आप ये बात लिख सकते हो, ठीक है। आप अवेलेबिलिटी के बारे में लिख सकते हैं कि आपके पास इतनी स्टोरेज है। बेटा पेपर जो है अक्टूबर नवंबर 21, सही है, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्शन अच्छी है या नहीं है, आप इसके बारे में बात कर सकते हो। कस्टमर डिमांड के लिए तो बेटा आपको पहले से स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। फिर आप तो अपने हिसाब से देख रहे हो कि मैं, अगर कस्टमर की डिमांड आती है तो मैं उसको फुलफिल कर भी सकता हूँ कि नहीं। आउटलाइन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ SWB ऑफ यूजिंग क्वालिटी कंट्रोल। देखें, अगर तो हम लोग क्वालिटी कंट्रोल को लेके चलते हैं, रेंट वेंट नहीं बेटा, रेंट अलग चीज है। JIT क्या होती है कि जब आपको ऑर्डर मिला आपने तभी अपना सामान बनाना स्टार्ट किया, तो उसके अंदर रेंट तो आपका एक संग कॉस्ट है ना, रेंट तो जाएगा ही जाएगा आपके पास। वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज SWB ऑफ यूजिंग क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहला क्या है कि ये आपके फॉल्ट्स को या फिर एलिमिनेट्स फॉल्टी प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके पास ये क्वालिटी प्रोडक्ट पहले से एलिमिनेट कर देगा, यानी कि कस्टमर तक अच्छा चीज ही पहुंचेगी, कस्टमर तक खराब चीज आपकी नहीं पहुंचेगी। इससे क्या होगा? इससे आपकी ब्रांड इमेज इंप्रूव होगी, आपकी ब्रांड इमेज इंप्रूव होगी और आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ सकती है। ड्रॉबैक आप लिख सकते हैं कॉस्ट, क्योंकि आपको एडिशनल वर्कर हायर करना पड़ेगा उसको चेक करने के लिए, ठीक है, उस प्रोसेस को देखने के लिए। एडिशनल वर्कर आएगा तो उससे आपको वेजेस देनी पड़ेंगी, जब वेजेस देंगे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। उससे आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आपके बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाती है। पार्ट डी क्या बोलता है? एक्सपेंस टू करेक्ट एरर्स, हाँ। पार्ट डी बोलता है एक्सप्लेन टू पॉसिबल कम्युनिकेशन बैरियर्स दैट माइट एग्जिस्ट एट SWB। बेटा पहले तो ये देखो SWB किस तरह करता है कम्युनिकेशन, नोटिस बोर्ड के थ्रू। बोलता है नोटिस बोर्ड हमने लगाए हुए हैं। अब नोटिस बोर्ड के ऊपर हम लोगों ने जो है वो लगा दिया है कि भाई इस टाइम पे मीटिंग है या हमें मिलना है, तो हमें क्या क्या कम्युनिकेशन बैरियर्स आप फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि यार क्या पता कोई बंदा वो मैसेज पढ़े ही ना, यानी कि उसने बोला ना कि आप नोटिस बोर्ड पे लगा रहे हो, तो क्या पता सम वर्कर्स माइट नॉट रीड इट, सम माइट नॉट रीड। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि देखो नोटिस जो अपना ये FWB है, FWB जो है ये नोटिस बोर्ड यूज करता है। तो नोटिस बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस लगे हुए होते हैं, बहुत सारे चार्ट्स लगे हुए होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैसी होता है।
ऑलरेडी मैसी होता है काफी ज्यादा। अब उस पर जब इतना सारा इंफॉर्मेशन लगी हुई है, तो वर्कर को किस तरह पता चलेगा कि अब कौन सी मेथड, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो न्यू है, विच इज न्यू, और विच इज ओल्ड, इज ओल्ड। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो मैनेजर है जिसने हमारे पास वो नोटिस बोर्ड पे मीटिंग का लगाया होगा, हो सकता है कि वो अननोटिस चला जाए और वर्कर उसको पढ़े ना, जिसकी वजह से मीटिंग वगैरह नहीं हो पाएगी। सही है। लैंग्वेज की आप बात कर सकते हैं कि द लैंग्वेज यूज इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। सही है। तो हो सकता है कि ये बेटा जो आप कह रहे हो ना हसन, ये उसी का ही, इसी के अंदर आएगा, वो इसी वाले के अंदर आ जाएगा। सही है। अच्छा, लैंग्वेज के बारे में आप बोलेंगे यार क्या पता लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बहुत ज्यादा इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो उससे हो सकता है कि जो मुद्दे की बात है वो चीज ना हो पाए और लोग जो है वो सही तरीके से समझ ना पाए, जार्गन्स आ जाते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई मीटिंग एट, मैंने बोल दिया जी फॉर एग्जांपल मीटिंग एट 9, अब मैं 9 AM बोल रहा हूँ या मैं 9 PM बोल रहा हूँ, ये भी तो एक मसला है ना। तो आप हो सकता है सही चीजें सही तरीके से ना डिटेल्स दे सके। Do you think it is a good idea for a business to have only one customer? Justify your answer. देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास जब एक कस्टमर काम कर रहा है ना, जब आपके पास एक कस्टमर काम कर रहा है तो आप एक ही बंदे के ऊपर फोकस कर सकते हो, आप उसके काम के हिसाब से स्पेशलाइज कर सकते हो। ठीक है। आपको अपने कस्टमर के बारे में नॉलेज होती है, आपको पता होता है कि आपका कस्टमर क्या चीज मांग रहा है, किस हिसाब से मांग रहा है, आप उसको उस हिसाब से डील कर सकते हो। और कस्टमर जो होगा ना आपका, क्योंकि आप सिर्फ एक ही बंदे को टारगेट कर रहे हो, एक ही बंदे के साथ काम कर रहे हो, तो कस्टमर जो आपका होगा वो भी कॉन्फिडेंट होगा आपको ऑर्डर देते हुए कि यार उसको पता है कि यार ये बंदा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नोट्स जिस बंदे से प्रिंट करवाता हूँ, मैं उसको बता देता हूँ यार मुझे इतनी 20 बुक्स भेज देना या 40 सेट भेज देना, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये बंदे को आता है, इसको पूरा काम सीखा हुआ है, तो ये खुद ही मुझे बना के भेज देगा। तो कस्टमर खुद इतना ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, वो होता है, कॉन्फिडेंट होता है कि यार ये मेरे हिसाब से जो है ना काम कर लेगा। सही है। अच्छा, उसके अलावा आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती। नो नीड टू एडवर्टाइज। आपको पता है कि आपका एक ही कस्टमर है, वही आपसे सामान परचेज करेगा, तो आपको एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं होती और वो इजीली जो है वो आपका काम पूरा हो जाएगा। हाउएवर, नेगेटिव साइड पे आओ, सिर्फ एक कस्टमर है, वन कस्टमर, कल को उससे मुंहमारी हो गई या वो चला गया तो हमारा तो पूरा बिजनेस ही बर्बाद हो जाएगा ना। बिजनेस फ्लॉप इफ ही फाइंड्स अ सब्स्टिट्यूट। ठीक है। ये बात आ गई। आपका ये सिंगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सिंगल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना काफी रिस्की है, रिस्की मामला है आपके पास। कल को ये चला गया तो फिर क्या होगा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, ये कस्टमर को काफी ज्यादा पावर दे सकता है, कल को कस्टमर चौड़े में आ जाए, बोले कि भाई तू, मैं सिर्फ तुझसे सामान लेता हूँ, तू सिर्फ मुझे बेचता है, रेट कम करो वरना मैं किसी और के पास चले जाऊंगा। तो भाई ये तो गलत हो गया ना मामला। कंक्लूजन में मैं आपकी जगह सीधा सीधा लिखूंगा कि नहीं भाई, सिर्फ एक कस्टमर को सामान नहीं बेचो, गलत है, और लोगों को टारगेट करो, सिर्फ एक से कर नहीं चलता। सही है। तो ये आपके पास पूरा केस था क्वेश्चन नंबर 1 का। आए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सर ये लिख सकते हैं एक ही कस्टमर है तो वो डिस्काउंट भी लेगा, अगर कस्टमर होते तो वो ना लेते। हाँ तो मैंने बताया ना ये बात, कस्टमर चौड़े के अंदर आ सकता है। Tom started ALB 5 years ago, making trainers sneakers out of sustainable materials such as wool. One of ALB's objective is to protect the environment. As part of his research, Tom calculated some cost which he could use in his break-even analysis. सही है। An extract is shown in figure 2.1. ALB uses retailers to distribute its products. Tom thinks a successful entrepreneur has to be a good manager. अच्छा, अभी हमारे पास रिटेलर की कॉस्ट गिवन है, हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन। तो यानी कि जो आपके पास कॉस्ट आ रही है रिटेलर की वो 50% है, और फिक्स कॉस्ट 15% है, वेरिएबल कॉस्ट 30% है, और हमारा मैन्युफैक्चरर का जो प्रॉफिट है वो है 5%। डिफाइन वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। विद द लेवल ऑफ आउटपुट डायरेक्ट कॉस्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल मटीरियल, मटीरियल कॉस्ट या फिर वेजेस। ठीक है। आइडेंटिफाई 2 limitations of break even analysis.
ब्रेक इवन एनालिसिस आपको बोलता है कि भाई आपकी कॉस्ट थ्रू आउट सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ब्रेक इवन एनालिसिस अज्यूम करता है कि आपकी सेलिंग प्राइस कभी भी चेंज नहीं होगी। ब्रेक इवन एनालिसिस फ्यूचर के ऊपर बात नहीं करता। ब्रेक इवन एनालिसिस बोलता अज्यूम ये करता है कि ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज सोल्ड। ये इकोनॉमिक कंडीशन जो कंसिडर नहीं करता, पांच बता दी मैंने आपको, कोई सी भी दो लिख लो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं करता। आउटलाइन टू पॉसिबल एडवांटेजेस टू एएलबी ऑफ यूजिंग रिटेलर्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट। अगर एएलबी अपने क्या कहते हैं रिटेलर्स को लेके आता है तो उससे क्या क्या एडवांटेज होगा। सबसे पहले एक्सेस टू मेनी कस्टमर्स। अब आप रिटेलर के ऊपर जब जा रहे हो, आपने जगह जगह दुकानों को अपना सामान सप्लाई किया हुआ है और वो आपका सामान बेच रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों तक आपका सामान पहुंच रहा है ना भाई। आपकी रीच बढ़ रही है। ठीक है। आपके पास पोटेंशियल कस्टमर आ रहा है। अब आपके पास जब पोटेंशियल कस्टमर आएगा तो इसकी वजह से बेनिफिट क्या है कि आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप यही चीज जो है फिर वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं टू ग्रो। ग्रेट नॉलेज अबाउट डिमांड, ब्रांड अवेयरनेस, बिल्कुल सही बात है, आपके पास ब्रांड अवेयरनेस आ गई है। आपकी स्टोरेज कॉस्ट गिरेगी, क्योंकि अब जितना भी सामान रखना है वो तो रिटेलर की जिम्मेदारी है ना। आपकी स्टोरेज कॉस्ट कम होगी, जिससे आपकी कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। आपका कॉस्ट कम होगा, आपका एक्सपेंसेस कम होंगे और आपकी प्रॉफिट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू एएलबी ऑफ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अगर हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं तो उससे क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होगा। सबसे पहले तो लिखा हुआ है बेटर ब्रांड इमेज। देखो सीधी सीधी सी बात है, कुछ लोग होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली गुड्स परचेज करना पसंद करते हैं। तो आप लोग जो हैं आपका एक नाम बढ़ना स्टार्ट होगा, ये भी एक मीन्स ऑफ प्रमोशन है। ठीक है। एक तरीके से ये प्रमोशन है। तो अब जब आपके लिए प्रमोशन हो रही है ना, तो पीपल वोंट माइंड पेइंग अ बिट मोर फॉर योर प्रोडक्ट। लोग एक्स्ट्रा पैसे भी दे सकते हैं, आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं लोगों से, जिसकी वजह से आपकी जो रेवेन्यू है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। आप ये बात आप उसको बताओ। डिसएडवांटेज के अंदर सीधी सी बात है भाई, कॉस्ट। जो लॉजिकल सी बात है, आपकी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट होगी। हो सकता बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं एनवायरनमेंट गया भाड़ में, हमें क्या लेना देना उससे, हमें तो चीज चाहिए। तो अगर उस तरह के माइंडसेट के लोग आपकी इकोनॉमी के अंदर बैठे हुए हैं तो वो तो आप सामान ही परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी प्राइस भी तो बढ़ रही है ना। कॉस्ट बढ़ने से लोग आपसे सामान ही परचेज नहीं करेंगे। जब लोग आपसे सामान ही परचेज नहीं करेंगे तो आप तो नुकसान में चले गए, आप तो लॉस में चले जाओगे। बिजनेस माइट गेट सब्सिडीज, नो नीड टू टेल, नो नीड टू डील विद कस्टमर्स। अच्छा ये पुराना वाला। हाँ बिजनेस सब्सिडीज ले सकता है, क्या पता सब्सिडीज ले ले। बहुत सी चीजें हैं भाई ओवरऑल। अच्छा आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ सकती है, ये भी ड्रॉबैक है। आप ज्यादा प्राइस लेवल चार्ज कर सकते हो, ये आपका बेनिफिट है। सही है जी। टू ई के पर है। डू यू थिंक अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज टू बी अ गुड मैनेजर, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा पहले तो आपने इन दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, मैनेजर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क टेकर होता है, मतलब इन दोनों की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताने हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क टेकर होता है। सही है। क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई है, नोट्स के अंदर लिखी हुई है। इनोवेटिव हो गया। सही है जी। इनोवेटिव क्रिएटिव हो गया। रिस्क ले रहा होता है, नए प्रोडक्ट लेके आ रहा होता है, इनोवेशन कर रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपने उसको लिंक किया। अच्छा फिर आप बताएंगे कि यार जो एंटरप्रेन्योर है वो फर्दर किसी मैनेजर को हायर कर सकता है टू मैनेज द बिजनेस। मैनेजर को हायर कर सकता है टू मैनेज द बिजनेस। हाउएवर जो आपका मैनेजर होता है, मैनेजर का क्या काम होता है भाई। मैनेजर का काम होता है ऑर्गेनाइज, वो पीओसी क्यूब याद है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग। आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। ऑर्गेनाइज करना काम को, कंट्रोल करना एम्प्लॉइज को। ठीक है। कंट्रोल एम्प्लॉइज। चेक करना कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही ट्रैक पे जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, हम लोग ऑन ट्रैक हैं भी कि नहीं है। डेडलाइंस मीट करना, ये इसका काम होता है। ठीक है। अब उसने आपसे पूछा कि यार अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज टू बी अ गुड मैनेजर। तो आप कह सकते हैं कि यार देखो जरूरी नहीं है कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो मैनेजर भी होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ काम करते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और फिर बिजनेस को दे देते हैं कि जी आगे इसको काम करो।
कई लोग होते हैं जो इनोवेशन करते हैं, अब सारे सेल्स वगैरह संभालना ये मैनेजमेंट का काम होता है। तो जरूरी नहीं है कि यार हमारा एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा गुड मैनेजर होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो हमें एक कंपैरेटिव एज मिल जाता है, हमें एक बिजनेस जो है वो ग्रोथ की तरफ चले जाता है, तो बेहतर है कि होना चाहिए। सही है। हाँ, कुछ खर्चे वगैरह भी बचेंगे ना, कि अगर आप एक अच्छे मैनेजर खुद हैं तो आपको मैनेजर हायर करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सारा सामान डील कर सकते हो, खुद ही काम सारा डील कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसी कहानी थी क्वेश्चन नंबर 2 की। सर लेकिन एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर मैनेजरियल स्किल्स नहीं होंगी तो बिजनेस फेल हो सकता है, क्योंकि ये डिसएडवांटेज भी है ना, लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। आप इसको डिसएडवांटेज में यूज करो ना, कि हाँ भाई देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई स्किल नहीं है मैनेजमेंट की, तो मेरा मैनेजर मुझे बेवकूफ बना सकता है, मेरा मैनेजर जो है वो मुझे पागल बना सकता है, फ्रॉड कर सकता है। समझ में आई है बात? तो ये रिस्क ऑफ फ्रॉड आ जाता है। Aurelie is a sole trader. She started a small hotel 1 year ago using government support. Aurelie knew it would be important to build good customer relationships. Aurelie wants to analyze her financial statement using ratio analysis. An extract is shown in table 3.1. She is worried about how the government's plan to introduce a new tourist tax of $1 per tourist per night might affect her business. गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए, बोला पर टूरिस्ट आप हमें 1 रुपया दोगे, आपके पास रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह गिवन है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने का बोलेगा आगे। आइडेंटिफाई 2 ways द गवर्नमेंट कैन सपोर्ट न्यू स्टार्टअप्स, भाई ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, सब्सिडीज हो गई, लो टैक्स हो गया, ठीक है, इसके अलावा ग्रांट्स दे दो। बोलता है कैलकुलेट एक्स एंड वाई। एक्स कैसे निकलेगा भाई? एक्स निकलेगा 5600 माइनस 1800, क्योंकि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, तो ये कितना हो गया 4600, और 4600 3800 हो गया ये हमारे पास। सही है। अच्छा, और नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? 3800 माइनस 2400, तो ये हमारे पास आ गया 1400 का नेट प्रॉफिट आ गया। सीधा सीधा सा हमारे पास आंसर था हलवा। फॉर्मूला ना लिखते हैं भले मर्जी है, लेकिन 1-1 मार्क का था ना, अगर ये 4 मार्क का होता तब आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता, लेकिन ये सोल्यूशन आपने दिखाना है, बेहतर है दिखा दें। सही है। स्टेट 4 फाइनेंशियल रेशियोज अ बिजनेस कैन यूज, भाई बहुत सारे हैं, जीपी मार्जिन आ गया आपके पास, आपके पास एनपी मार्जिन आ गया, ठीक है, आपके पास करंट रेशियो आ गया, आपके पास आरओसीई आ गया, आपके पास एसिड टेस्ट या फिर लिक्विड रेशियो आ गया, ठीक है, बहुत सारे। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन 2 ways दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टूरिस्ट टैक्स माइट अफेक्ट ऑरेलीज बिजनेस। चलें, सबसे पहले तो क्या मसला होगा भाई, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ती है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? प्राइस बढ़ जाएगी, आपके पास प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, आपके पास जब प्राइस बढ़ेगी तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, कि हो सकता है कि आपके पास डिमांड कम हो जाए। अब क्योंकि इतने सारे होटल हैं, यानी कि कस्टमर के पास सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं, सब्स्टिट्यूट के पास, उसके कस्टमर के पास ऑप्शन ज्यादा हैं, वो किसी और के पास जा सकता है। अगर आपकी प्राइस लेवल बढ़ेगी तो उससे आपकी क्वांटिटी कम होगी और आपके रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेवेन्यू कम हो जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम होगी, आपके पास फर्दर नेट प्रॉफिट गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और ऑलरेडी क्योंकि एक नया बिजनेस है तो शी नीड्स मोर प्रॉफिट टू री इन्वेस्ट या फिर टू ग्रो, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा तरीका हमारे पास ही किस तरीके से अफेक्ट करेगा ऑरली को इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएंगी, हमारी फर्दर कॉस्ट बढ़ेंगी। सही है। अच्छा, हमारे पास समझने की जी एडमिन कॉस्ट हमारी बढ़ गई, क्योंकि हमारे पास टोटल कॉस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस की बात कर रहे होते हैं। जब हमारे टोटल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो अब आप इसको लिंक करेंगे कि यार हमारा क्या पता नेट प्रॉफिट मार्जिन गिर जाए। अब देखो ना, यहाँ पे एक्सपेंसेस 2400 थे, क्या पता इससे ज्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो 2400 के हिसाब से वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। चांसेस ऑफ फेलियर की आप बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टैक्सेस लग गए और सेल्स नहीं हो रही, तो फिर हमारा बिजनेस जो है वो फेल होने की तरफ आ जाएगा और फेल हो जाएगा। डू यू थिंक ऑफरिंग गुड कस्टमर सर्विस द बेस्ट वे फॉर अ स्मॉल बिजनेस टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप? जस्टिफाई योर आंसर। सुने, जब अच्छा रिलेशनशिप होगा ना तो कस्टमर विल फील वैल्यूड, कस्टमर विल फील वैल्यूड, ही विल फील हैप्पी, ठीक है,
ही विल फील कॉन्फिडेंट। तो जब ये खुश होगा आपके से, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उसका, वो फिर आपके अलावा किसी और के पास नहीं जाएगा। उसके अलावा क्या नाम है इसका, ऑरेली, ऑरेली जो है, ऑरेली एक होटल चला रही है ना, एक सर्विस दे रही है। तो होटल के अंदर तो होती ही सर्विस है। जितनी अच्छी सर्विस होगी उतनी ज्यादा लोग आपके पास आएंगे ना, उतने ज्यादा टूरिस्ट आपके पास बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा आपके पास सेल्स बढ़ना स्टार्ट होगी, उतना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट होगा। तो जितनी अच्छी आपकी सर्विस होगी उतना अच्छा आपके पास कस्टमर आ रहा होगा। उसके अलावा आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, उसकी ब्रांड इमेज बढ़ती है, और ये चीजें आपके पास इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है। हाउएवर, ड्रॉबैक के अंदर आप क्या लिखेंगे कि आपको वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, जिसकी एक कॉस्ट आती है। ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। ट्रेनिंग कॉस्ट से आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऑल्सो वर्कर कैन लीव फॉर अ बेटर जॉब, फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम आपके पास आती है कि वर्कर कैन लीव फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। क्या पता कहीं और चले जाए, आपके सारे पैसे पानी में मिल जाए। ठीक है। तो ये सारी बातें आप उसको इस तरीके से लिंक करेंगे, कंक्लूजन में बोलेंगे हाँ जी बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अभी कॉस्ट एक्सपेंसिव होगी, हो सकता है कवर ना कर सके, बिल्कुल ये सारी बातें आपने बतानी है उसके अंदर। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, GCF is a public limited company. It provides a range of computer services to businesses, including designing website and creating apps. The human resource director use ideas based on Maslow's hierarchy of need to help keep GCF's 250 employees well motivated. An extract of method used is shown in table 4.1. GCF plans to expand by taking over one of its competitors. This will cost 50 million to finance the takeover. GCF is considering issuing new shares. Extract of method used by GCF to motivate employees. Employee of the Month award organizes team building courses. Identify two feature public limited company. क्या क्या होते हैं भाई दो फीचर्स? एजीएम हो गई, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी हो गई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया। सही है, बहुत सी चीजें आपके पास हैं, शेयर्स हो गए, शेयर्स बेच सकते हैं आप। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बिलोंग टू। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड ऑर्गेनाइजेस टीम बिल्डिंग कोर्सेज। बेटा ये दोनों हमारे पास, वो याद है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सिक्योरिटी नीड, और सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये वो कहानी है। सही है। अब यहाँ पे मुझे बताएं, लेवल 4, जो हमारे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड, ये क्यों मिलता है? वर्कर जब अच्छा काम करता है उसको शाबाशी मिलती है, ठीक है, उसकी उसको खुशी होती है, वो अपने आप से खुश होता है। यानी कि यहाँ पे, अबे जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे कहाँ से आ गया? मैं आपको अवार्ड नहीं दूंगा तो आपकी जॉब सिक्योर नहीं है क्या? यहाँ पे आएगा स्टीम नीड, कि हम लोग वर्कर को खुश कर रहे हैं, उसकी कदर कर रहे हैं। टीम बिल्डिंग कोर्सेज किसके अंदर आएगा? सोशल नीड के अंदर, या लव नीड के अंदर, बिलोंगिंगनेस के अंदर, सोशल नीड के अंदर आएगा। सही है। बेटा जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना ये, आप क्यों उसको गलत समझ रहे हो? मैं आपको अच्छा काम करने पे अवार्ड दे रहा हूँ, तो जिन लोगों को मैं अवार्ड नहीं दे रहा, क्या उनकी जॉब सिक्योर नहीं है क्या? उनको निकाल दूंगा मैं कल। एक सेकंड रुको यार, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो सकता है? किस तरह हो सकता है भाई? आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, मैं आपको ऐसे ही निकाल दूंगा अगर आपने सही काम नहीं किया तो? इसकी बात कर रहा है वो, इसका पूछ रहा है। बोल रहा है मुझे ये बताओ कि जो मैंने आपको दो बातें बताई हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड और जो टीम वर्किंग है, ये इनमें से किधर लाई करती है? ये देखो टीम वर्किंग तो ये लिखा हुआ, तो ये कहाँ पे आ गया? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स के अंदर। रिकग्निशन फॉर जॉब डन वेल, आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड कब मिलता है? जब आपके काम को सराहा जाए, बताया जाए कि यार वाकई आपने अच्छा काम किया, यानी कि आपके काम को रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो वो किस में आ जाएगा? स्टीम नीड्स के अंदर आ जाएगा। अब आई बात समझ में सारा? आगे है। अच्छा, अब क्या कहता है? हाँ तो आप सेफ्टी बोल रहे थे भाई, आप सिक्योरिटी नीड्स बोल रहे थे।
आउटलाइन टू एडवांटेजेस टू जीसीएफ ऑफ हैविंग अ वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय। अच्छा, अगर आपके पास वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय है, सबसे पहले तो आपको क्या बेनिफिट होगा? आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपके चांसेस ऑफ मिस्टेक कम होंगे। जब आपके चांसेस ऑफ मिस्टेक कम होंगे, आपकी क्वालिटी वगैरह इंप्रूव होगी, तो इससे क्या होगा? कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट पहुंचेगा, अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट पहुंचेगा। तो कस्टमर लॉयल्टी आपके पास इंक्रीज होगी, और आपके पास ब्रांड इमेज जो है वो इंप्रूव हो रही होगी। ठीक है। दूसरा, लो एब्सेंटीइज्म। वर्कर एब्सेंट नहीं होगा। जब वर्कर एब्सेंट नहीं होगा, तो काम स्मूथ, ऑपरेशंस आपके पास चलते रहेंगे, स्मूथली काम होता रहेगा आपका। ठीक है। आप ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे, तो आपके पास अच्छा तरीके से काम चलता रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी। आप और भी लिख सकते हो कि जी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ये सारी बातें भी लिख सकते हो। वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज टू जीसीएफ ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा, जब आप नए शेयर्स देते हो, जाहिर सी बात है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी गैदर्ड। अब लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कि आपको बहुत सारे लोगों ने आपके जब शेयर्स परचेज किए, आपके पास इमीडिएटली कैश आना स्टार्ट हो जाएगा। सही है, इमीडिएटली कैश आना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, नो इंटरेस्ट। ठीक है, कोई इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना। आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखवानी। तो इससे क्या होगा? कि बिजनेस के ऊपर रिस्क भी नहीं आएगा, बिजनेस के ऊपर रिस्क भी नहीं आएगा। ठीक है। और बिजनेस की ओवरऑल नेटवर्थ भी बढ़ती है। हाउ एवर, ओनरशिप कैन लूज कंट्रोल, ओनरशिप कैन चेंज या ओनर कैन लूज कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कंपनी के जाके 50% से ऊपर शेयर्स परचेज कर लिए, तो अब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसके पास आ गया? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेरे पास आ गया। तो इस चीज का हमेशा डर रहता है, रिस्क होता है कि यार किसी और के पास ओनरशिप ना चली जाए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। डिविडेंड देना पड़ेगा, ये भी एक ड्रॉबैक है। प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड जरूरी नहीं है। हाँ, ये चीज बेनिफिट है, लेकिन डिविडेंड देना पड़ेगा, ये एक ड्रॉबैक। डू यू थिंक नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज द बेस्ट वे टू मेजर द साइज ऑफ अ बिजनेस इन टर्शियरी सेक्टर? जस्टिफाई योर आंसर। बेटा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से आप अगर याद करो, मैंने आपको बताया था देयर आर डिफरेंट वेज अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड, थ्रू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, या फिर थ्रू नंबर ऑफ एसेट्स, या फिर नंबर ऑफ सेल्स, उसका कितना हो रहा है। तो पहले तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में बात करो। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में जब आप बात करेंगे, तो आप ये बताएंगे कि यार हो सकता है कई लोगों के पास पार्ट टाइम वर्कर बहुत ज्यादा हो। पार्ट टाइम वर्कर जब ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाएंगे, आप एक बड़ा बिजनेस बन जाओगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या पता दूसरे लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे, आप लेबर इंटेंसिव हैं, तो उससे प्रॉब्लम, लेकिन ये इजियर टू कैलकुलेट होता है। ठीक है। बट इसके अलावा आपको और भी एक दो मेथड्स की बात करनी होगी। ठीक है। अब आप बताएंगे कि यार आपके पास देखो, सिर्फ ये तो नहीं है ना, आप सेल्स के थ्रू मेजर कर सकते हो, आप मशीन के थ्रू मेजर कर सकते हो कि आपके पास कितनी मशीन अवेलेबल है इस टाइम पे। सही है। आप नंबर ऑफ ब्रांचेस के थ्रू मेजर कर सकते हो। तो आपने इनके बारे में भी बताना है कि यार देखो, इनमें भी ये प्रॉब्लम्स हैं, बेनिफिट ड्रॉबैक्स आते हैं। कंक्लूजन, नो, सिर्फ एक वे से आप मेजर नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट दो से तीन या चार मेथड यूज करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू जस्टिफाई वेदर योर बिजनेस इज अ लार्ज बिजनेस और अ स्मॉल बिजनेस। सही है। तो आपको एटलीस्ट ज्यादा मेथड यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से काम नहीं होता। सही है। कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कोई सेल्स के हिसाब से काम कर रहा है, तो अगर मेरी सेल्स अरबों के अंदर मेरी सेल्स है और मेरे पास सिर्फ 5 एम्प्लॉयज हैं काम करने वाले, तो क्या मैं छोटा बिजनेस हो गया क्या? कस्टमर्स के बारे में ही बात कर लो, तो रेवेन्यू तो कस्टमर के साथ ही लिंक हो गया ना। समझ में आ रही है बात? क्लियर है सारी कहानी, समझ गए? चलें, क्लास ऑफ करें, अल्लाह हाफिज। क्या पूछ रहे हो आप? प्रोडक्ट सेचुरेशन? यार, इस सेचुरेशन मैंने आपको पढ़ाया, मैंने इसके अंदर यहाँ पे देखो,
प्रोडक्ट की तरह ये रहा ना सेचुरेशन। जो आप लोग 4 पीस पढ़ते थे ना, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन।